जरिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। बहराइच से आनंद कुमार बीजेपी के टिकट से, सपा से रमेश चंद और ब्रजेश कुमार बीएसपी से। नमस्कार, एक बार फिर से चौथा चरण का चुनावी रण जारी है। 3 चरणों के बाद, यानी कि 3 चरणों के रण के बाद एक बार फिर से चौथा चरण जारी है। और चौथे चरण में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो 13 लोकसभा सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। मतदान के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। 48.41% दोपहर 3 बजे तक का अभी तक ये आंकड़ा है, जिसमें अगर बात की जाए तो लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग सीटों से, लोकसभा जो जहां पे मतदान चल रहा है, कई जगह छुटपुट घटनाओं की खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ मतदान के बहिष्कार की भी खबरें आ रही हैं। किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है और किस तरीके के आंकड़े हो सकते हैं शाम 6 बजे तक, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है। इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो पत्रकार, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त अनूप बाजपेयी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। आप दोनों ही का स्वागत है आज इस चर्चा में। चौथे चरण का मतदान जारी है। 48.41% का अभी तक परसेंटेज सामने निकल कर आया है, आंकड़े निकल कर आए हैं। सबसे पहला सवाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डॉक्टर रमेश वर्मा जी हैं, उनसे पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके का हम आकलन कर रहे थे, जिस तरीके का हम विचार लेकर चल रहे थे कि 3 चरणों में जिस तरीके से आंकड़े देखने को मिले हैं, वोटिंग परसेंटेज देखने को मिले हैं, शायद उम्मीद करेंगे, लेकिन अगर बात करेंगे उससे पहले हम चुनावी बात करें, और चुनाव से पहले हम सीबीएसई का जो रिजल्ट आया है जरा उस पर हम देख लेते हैं एक बार। तो आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट लोकसभा चुनावों के बीच में आया है, जहां पर रामबाग में रहता है संपन्न निगम का परिवार, यानी कि कानपुर से इन्होंने टॉप किया है सीबीएसई 12वीं में। इस वक्त ये बड़ी खबर, माफ कीजिएगा, सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में संपन्न निगम ने किया टॉप। सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर के छात्र हैं संपन्न निगम। संपन्न निगम ने 99.2% अंक प्राप्त कर हासिल की है सफलता। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां सीबीएसई बोर्ड का आज रिजल्ट जो है वो बाहर आया है, सामने आया है। आपको बता दें कि रामबाग में रहता है निगम का परिवार। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में संपन्न निगम ने किया टॉप। सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर के छात्र हैं संपन्न निगम। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां आज सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सामने आया, जहां 10वीं के रिजल्ट में संपन्न निगम ने 99.2% अंकों के साथ सफलता हासिल की है। कानपुर के रामबाग में रहता है संपन्न निगम का परिवार। तो सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में संपन्न निगम ने किया है टॉप। तो सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर के छात्र हैं संपन्न निगम, जिन्होंने 99.2% अंक हासिल करके अपने गुरुजनों और अपने माता पिता का मान और सम्मान बढ़ाया है। सीबीएसई का बोर्ड का रिजल्ट आज घोषित हुआ है। लोकसभा चुनावों का चौथा चरण जारी है। इस बीच में आज सीबीएसई बोर्ड के 12वीं और 10वीं का रिजल्ट बाहर आया है। तो चर्चा में हमारे साथ लगातार, जिस तरह से हमने कहा कि लोकसभा चुनावों का चौथा चरण जारी है और चौथे चरण में क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम सवाल कर रहे थे। हमारे साथ एक और हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बात हम कर रहे थे डॉक्टर साहब आपसे, सवाल जो था कि 48.41% वोटिंग अभी तक उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर है। आंकड़े जो कह रहे हैं, लगभग आंकड़े ऐसा लग रहा है कि शाम 6 बजे तक अमूमन जो हम आंकड़े लेकर चल रहे हैं उससे भी कम शायद इस बार देखने को मिलेगा। शायद आसपास 50% के आसपास ही पहुंच पाए, या 55 के आसपास। क्या लगता है डॉक्टर साहब आपको आंकड़े देख के? देखिए, इस बार के चुनाव में कहीं भी जुझारूपन नहीं दिख रहा है जी। मतदाताओं में किसी भी प्रकार का उत्साह और उल्लास नहीं दिख रहा है, एक निराशा दिख रही है। यही कारण है कि जो पैटर्न पहले चरण से चल रहा है वही पैटर्न अब दूसरे और तीसरे में, और लगता है चौथे में भी आ जाएगा। आप देखिए, कानपुर की बात देख लीजिए। कानपुर में पिछले बार 51% वोट पड़ा था। बहुत प्रयास उस समय भी किए गए थे, इस बार भी बहुत प्रयास किए गए,
विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालयों में, कॉलेजों में, व्यापारिक संगठनों ने, मीडिया ने, सब ने मिल करके। जी। लेकिन निराशा इसलिए हो रही है क्योंकि अभी भी 41 जो है प्रतिशत ही मतदान 3 बजे तक हो सका है। ये एक बड़ी निराशा। हाँ, मैंने कहा कि जहाँ पर जुझारूपन होता, कोई मुद्दा होता है, वहाँ पर आप देखिए कन्नौज को देख लीजिए, 52% से ऊपर चला गया। क्यों चला गया? कि वहाँ अखिलेश लड़ रहे हैं, वहाँ पर सुब्रत पाठक लड़ रहे हैं, दोनों में एक प्रतिष्ठा लगी हुई है, इसलिए वहाँ पर चुनाव अपने आप जो है वोटर निकला है और अपने मन मस्तिष्क को लेकर के निकला है, तो वहाँ वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। लेकिन अगर कानपुर की बात की जाए, उन्नाव की बातचीत की जाए, या उसके और आसपास के क्षेत्रों की बातचीत की जाए, अकबरपुर की ही बात ले लीजिए, वहाँ कोई ऐसा मुद्दा, ऐसी कोई चहलकदमी, ऐसा कोई जो है ज्वलंत प्रश्न नहीं सामने आया जनता के बीच में, जिससे कि जनता एक भावनात्मक रूप से इस चुनाव से जुड़ती और वोट देने जाती। लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाया। चुनाव में देखिए शहजादे, उधर से बेरोजगारी, उधर से महंगाई, उधर से रामलला मंदिर और मुस्लिम आरक्षण, संविधान बदल जाएगा, और दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान। अब बताइए, जब यहीं तक सब कुछ सीमित है, लेकिन जनता, जो आम जनता भोग रही है अपनी समस्याओं को, उसमें कहीं कोई रोशनी नहीं दिख रही है। इसीलिए हमको लगता है कि निराशा है, और वही कारण है कि वोट प्रतिशत नहीं बढ़ रहा। लेकिन उदासीनता क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं, हर पिछले जो 3 चरण हुए हैं, 3 चरणों में हमने देखा कि लगातार ग्रामीणों में, ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करते हैं जहाँ पर किसान है, कृषक बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, अनूप जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि किसान बाहुल्य एरिया जो है, जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर किसानी खेती बाड़ी के लोग काम करते हैं, वहाँ पर 3 चरणों में और आज भी 4थे चरणों में हमने देखा, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई, बहराइच की बात कर लें या फर्रुखाबाद की बात कर लें, लोगों ने विकास को लेके कहीं ना कहीं मुद्दों को सामने रखते हुए मतदान का बहिष्कार कर दिया है। क्या कारण है कि कहाँ पे विकास? क्योंकि एक तरफ मंचों से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, राजनेता जो है मंचों से बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमने किसानों को किसान निधि का पैसा दिया है, हमने विकास कार्य किए हैं। जब हम बीजेपी के लोगों से बात करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हमने हाईवेज बनवाए हैं, हमने शौचालय बनवाए हैं, हमने मेट्रो बनवाई है। लेकिन जो ये किसान है, जो गरीब तबका है, जो गाँव में रहता है, वो विकास से अभी तक अछूता है, ऐसा क्यों? देखिए, बेसिकली अपने यहाँ पूरे देश में जैसा कि परंपरागत तरीके से कहा जाता है कि 70% के आसपास तो ग्रामीण इलाका है भारत में, वहाँ से एक बल्क वोटर आता है। अब उनकी फसल का अगर उचित दाम उन्हें नहीं मिलेगा, हम उस राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं जो किसान की एमएसपी की गारंटी और ये तो सब ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वो पॉलिटिकल लोग ही बात करते हैं। हम लोग तो सामान्य नागरिक हैं। तो एक सामान्य किसान अगर उसकी फसल का उसको उचित पैसा नहीं मिलता है, ये किसान निधि से कुछ नहीं होता भैया, 500 रुपये महीना है वो, 6,000 रुपये बल्क में कहे जाते हैं, जैसे थोड़ा सुनने में भारी लगे कि साहब 6,000 रुपये देते हैं किसानों को सीधे उनके अकाउंट में, लेकिन उसको देखा जाए तो 500 रुपये महीना होता है। 500 रुपये महीने से कुछ होने जाने वाला नहीं होता है। अभी आप नेपथ्य में जाएंगे तो टमाटर बहुत बुरी तरह से सड़ा जी, है ना, गेहूं के उचित दाम नहीं मिल पाए, बहुत सारे अच्छे आलू के किसान परेशान रहे, गन्ना किसान परेशान रहे, लहसुन खराब हुआ है, प्याज सड़ा है। तो ये एक प्रोसेस ऐसा है। और इसके लिए प्रॉपर कृषि मंत्रालय है, उसके लिए प्रॉपर कृषि विभाग है, जो ऐसे इलाकों में तो ज़्यादा सक्रिय है, जहाँ जैसे फर्रुखाबाद है, वो आलू का वहाँ पर है, तो वहाँ पर ये जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहाँ पर उन आलूओं को रखवाना, उनका ज़्यादा किराया ना हो, तो आलू सड़ गए, लोगों ने फेंक दिए, टमाटर फेंक दिए, बेचे नहीं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर अब ऐसे ही समय तो निकालेगा किसान, और कब निकालेगा? तो वो बहिष्कार भी हो सकता है, वो अगेंस्ट वोट डालना भी हो सकता है, वो कोई भी तरीका अपना सकता है वो। इसीलिए ये बहिष्कार जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों। नहीं, लेकिन एक जगह जैसे अब हम विकास की बात कर रहे हैं, विकास को लेकर जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं फसलें खराब हुई, वो मुद्दा रहा, लेकिन कई जगह ऐसे मुद्दे भी, एक जगह सामने मुद्दा एक ऐसा आया
जहां पर पुलिस द्वारा एक मामले का खुलासा नहीं किया गया, कहीं ना कहीं जिसके लिए पीठ थपथपाती है सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार भी कि हमने क्राइम को बहुत कंट्रोल किया है, क्राइम हमारे पास नहीं है। और इस बार चुनावी मंच से योगी आदित्यनाथ भी कह दिया है कि 4 जून को हम कट ऑफ डेट देंगे कि हम किस तरीके से जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, उनको किस तरीके से हम बाहर निकाल रहे हैं और कैसे माफिया मुक्त प्रदेश, माफिया मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं। ऐसे में एक जगह से आज जब खबर सामने आती है कि एक मामले का खुलासा, हत्या का खुलासा नहीं हुआ, पुलिस ने उसमें लापरवाही बरती, उसको लेकर भी मतदान का बहिष्कार हुआ है। देखिए, ये हत्या है यानी कि एक जान गई है, एक जिंदगी गई है। जब नाली टूटने पर लोग बहिष्कार कर देते हैं, जब सड़क ना बनने पर बहिष्कार कर देते हैं, तो उस कंपैरिजन में तो ये भी काफी संवेदनशील मामला है कि किसी की भी जान गई होगी, उसमें पुलिस ने लापरवाही की होगी और इस हद तक लापरवाही की होगी कि जो पीड़ित पक्ष है वो परेशान हो गया होगा। तो इस समय बताया ना कि ये यही एक ऐसा मौका है जब लोग अपनी बात रख सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। हालांकि ये तरीका ठीक नहीं है चुनाव के बहिष्कार करने का, बहिष्कार नहीं करना चाहिए। आप जाकर वोट डालिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो व्यवस्था से नाराज है तो आप विपक्ष को वोट डाल सकते हैं, अगर विपक्ष और व्यवस्था दोनों से नाराज है तो आप नोटा कर सकते हैं। जी, मेरे हिसाब से बहिष्कार कोई उचित तरीका नहीं है। आप नोटा करके अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं कि हम नहीं किसी को वोट देंगे। अच्छा राजेश जी, आप हमारे साथ हैं, बहुत नज़दीक से आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं लगातार इन चुनावों में। और राजेश जी, मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से चौथे चरण में ये आज मतदान हो रहा है और बहुत ही कम समय बचा है, लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें तो कहीं ना कहीं सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं, राजनेताओं के साथ भी हमने चर्चा की, हमने ये देखा और पाया कि मुद्दे से भटके हुए लोग हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का इस समय चुनाव चल रहा है। कौन किसकी चादर किससे ज्यादा, किसकी मैली है, किसकी ज्यादा सफेद है, इस पर मामला चल रहा है। और सफाई गोशी ये चल रही है कि आपने विकास नहीं किया, 25 लाख हम देंगे लोगों को इलाज के लिए, 5 लाख में क्या होता है। दूसरा, 1 लाख रुपए हर गरीब को हम देंगे, जो गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे है, कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो कहता है। दूसरी तरफ नौकरियों की बात करते हैं कि गारंटीड नौकरी हम देंगे। किस तरीके का आप देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी जो प्रधानमंत्री जैसे पद का बैठा हुआ है कि व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं बराबर इन चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको चुनावी माहौल को देखते हुए? अनुराग जी, आप मुद्दों वाली बात कर रहे हैं। जो हमने अभी मूव किया है जी, उसमें जो शहरी मतदाता है वो बिल्कुल खामोश है, वो आ रहा है, अपना मतदान उसने दिया और चला गया, ठीक है ना, उसने कोई चर्चा नहीं की। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लाइनें लगी हैं, ऐसा थोड़ी 11:30 बजे तक लाइनें थी, सरसौल में थी, बिल्हौर में थी, उन्नाव के उस पार्ट में थी। हमने तो मूव किया है सुबह से लेकर, ऐसा नहीं है। शहरी मतदाता बिल्कुल खामोश है, उसमें उदासीनता है, एक फॉर्मेलिटी की जा रही शहरी मतदाता द्वारा, चलो वोट डालना है तो लो वोट डाल। तमाम ऐसे घर हैं जहां 10 वोट हैं तो वहां करीब 2 या 3 वोट ही पड़े, बाकी लोगों ने कहा नहीं अब वोट डालने का मन नहीं हो रहा है। एक और खास बात जो समझ में आई आज के चुनाव में, मतलब मतदान में, जो कैंडिडेट है उसको लेकर बहुत रोष है जी मतदाताओं में। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अकबरपुर में देखिए, भोले तीसरी बार लड़ रहे हैं, उसको लेकर कोई सेंसेशन नहीं है पब्लिक पे। उन्होंने कहा भाई अब ये लड़ रहे हैं और क्या किया जा सकता है, मोदी को वोट देना है तो दे दिया है। एक बड़ा नॉर्मल सा एटीट्यूड है। यही हाल लगभग ऑलमोस्ट कानपुर शहर वाली सीट में है। उसमें भी सबसे खास बात तो ये देखिए कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों के संगठनात्मक दृष्टि से जो उनका अपना ताना बाना है वो कहीं एक्टिव नहीं है, बस वो बैठा हुआ है। अगर कहीं दिखा तो ठीक है, तमाम जगह पर साउथ में कांग्रेस के बस्ते नहीं लगे सुबह, और 9 बजे तक वहां कोई था ही नहीं जिससे कांग्रेस के समर्थक ये कह सकें कि हमारी वोट पर्ची कहाँ है। तो सिचुएशन बड़ी अलग अलग है। मुद्दों की तो बात तो चल रही है, वो तो मुद्दे तो अवेयर हैं सभी लोग, लेकिन राजेश जी कमाल की बात, राजेश जी बस्ते से याद आया, कमाल की बात तो ये है कि एक समय था जब चुनाव होते थे और निर्दलीय प्रत्याशियों तक के बस्ते दिखाई पड़ते थे, वह अमूमन इतनी भीड़ होती थी उस समय बस्तों पर। लेकिन इस बार देखा जाए तो अमूमन 1 या 2 बस्ते दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि घरों तक पर्चियां पहुंचाई जाती थी मतदाताओं, जो प्रत्याशी होते थे उनकी तरफ से। नहीं, इस बार भी अनुराग जी पहुंचाई गई है, ऐसा नहीं है, पहुंचाई गई है। बहुत सारे लोगों को मालूम है, अवेयर हैं लोगों ने अपना ऑनलाइन पर्ची निकाल ली है, तो ऐसा नहीं है। अब आज मगरवाड़ा की सिचुएशन ये थी कि वहां पर लोगों का एक ही कमेंट था, साक्षी महाराज को कितनी बार हम देखें। अब तीसरा टर्म उनका है,
तो उनसे ऊब चुका है ना, तो कम से कम भाजपा से गलती हुई है। और कहीं ना कहीं अन्नू टंडन भी वही पुरानी है, एक ही बात सबकी थी कि अन्नू टंडन भी कोई नई थोड़ी है, नया आना चाहिए चेहरा। तो ये एक जो दिखा है वो चुनाव में, मतलब प्रत्याशी को लेकर नाराजगी मुझे साफ दिख रही थी। और जो लोग वोट देने आ रहे थे वो प्रत्याशी को वोट नहीं दे रहे थे, वो कहीं योगी को कहीं राहुल को, यही उनका ट्रस्ट था कि चलो भाई हम इनके समर्थक हैं और वोट दे दिया जाए। तो ये सिचुएशन रही है लोकल लेवल पे। तमाम सीटों पर ये 3-4 सीटों पर तो ये दिख ही रहा था। मुझे तो यही लगा है, मुद्दों की राजनीति कुछ नहीं हो रही, केवल औपचारिकता हो रही। देखिए राजेश जी ने एक बात कही है, जी जी जी, तो बड़ा दब है। ये गांव के पोर्शन को बता रहे हैं, कह रहे शहर में तो उदासीन है, गांव में। अब इसके पीछे भी एक पृष्ठभूमि है, बिल्कुल ये है कि आज भी हमारा जो चुनाव है वो जातिवादी व्यवस्था पर लगा हुआ है। आज मैं देख रहा था तो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र अकबरपुर में आती है जी। हम जब उधर से निकल रहे थे नवाबगंज और वो सब में, तो वहाँ पर बीजेपी, चूंकि शहर में बीजेपी का वो रहता है, तो बीजेपी का तो कैंप लगा एक छोटा सा राजा रामपाल का भी, लेकिन उसमें कोई नहीं था। लेकिन जब आप देहातों में जाइए, गांव की ओर जाइए, जैसा कि अभी बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, तो जातिवादी आधार पर वोट तेजी के साथ निकलता है। जैसे राजा रामपाल चाहे शहर में कुछ मिले या न मिले, लेकिन घाटमपुर में जब वो जाएंगे, जब थोड़ा बहुत बिठूर में जाएंगे, तो उनको वोट मिलेगा। तो एक जो अभी भी हमारे यहाँ जातिवादी व्यवस्था बना दी गई है, अब मैनपुरी से है कि वहाँ पर यादव भी है, मुस्लिम भी है, ये अपना हाल अखिलेश का है। तो ये जो जात, आज जो वहाँ पर जुझारूपन क्यों दिखा? क्योंकि उनको ये लगा कि अपना आदमी जीत जाए, अपनी जाति का आदमी जीत जाए। उसके कारण जो है वहाँ पर जो लंबी लंबी कतारें भी दिखी, सब कुछ भी दिखा, और शहर का जो मतदाता शांत रहा। राजेश जी की बात ये बिल्कुल सही है। नहीं, लेकिन जिस तरह से आपने जातिगत मतदाताओं की बात की कि अपनी जाति को साधने की जो इस समय राजनीति चल रही है, उसको आपने बखान किया, बयान किया सर। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि इस बार चुनावों में एक चीज़ और देखने को मिली है कि मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में ग्रुप के साथ और अपने लोगों के साथ बिल्कुल गुपचुप तरीके से मतदान केंद्रों पर पहुँच रहा है, और पूरे एक तरह से कहते हैं ना कि जिस तरह से प्लानिंग की जाती है, तो एक प्लानिंग के तहत पहुंच रहा है। अब ये जो रुझान है, क्योंकि परसेंटेज, जब कहते हैं कि परसेंटेज कम होता है तो नुकसान कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को होता है, तो ऐसे में आपको लगता है कि जिस तरीके से मुस्लिम मतदाता इस बार चुनाव के मैदान में मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, इस बार कुछ आंकड़े गिर सकते हैं बीजेपी के, खास तौर से अगर बात करें? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम मतदाता का है, ये पहली बार नहीं है जी, इसके पहले भी। अभी आप देखिए इरफानगंज में इलेक्शन था तो एक तरफा वोट पड़ा था। इसके पहले भी देखिए, क्योंकि वो देखता क्या है, विधानसभा में उसका दूसरा रूप होता है और लोकसभा में उसका दूसरा रूप होता है। जब विधानसभा में वो क्षेत्रीय दलों को लेता है, जैसे सपा को ले लिया, लेकिन जब वो लोकसभा में आता है तो वो देखता है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, तो वो उसको देता है, और वो एक तरफा। और फिर इस बार जिस तरीके से मुस्लिम और पाकिस्तान और हिंदू और मंदिर, औरंगजेब, टोडरमल सब चला है, उससे जो है और तेजी के साथ में। देखो एक बात और बता, कभी कभी जब कोई कमजोर आदमी होता है ना, ये देखता भाई ये तो ताकतवर है, तो वो अपनी ताकत दिखाने के लिए संगठित रूप में भी अपना अभियान चलाता है। तो हाँ अनूप जी, हाँ बहुत अच्छे। मेरा मानना वर्मा जी ये है कि हम लोगों ने तो बहुत सारे चुनाव कवर किए, मुस्लिम हमेशा से लाइन लगा के वोट दिया, वही मैं कह रहा हूं, हमेशा से दिया, बिल्कुल दिया। इस बार बट नहीं रहा है। हाँ, बट नहीं रहा है। अब इससे पहले बट जाता था, बट थोड़ा बहुत जाता था, किसी और पार्टी को, उनकी अपनी चॉइस होती थी। तो देखिए अनूप जी, लेकिन जागरूकता, वो जो जागरूकता थी, मत देने की जो जागरूकता जिसे कहा जाता है, वो उस अल्पसंख्यक मेंटेलिटी को के कारण वो चीजें होती थी। एक साइकोलॉजी होती है अल्पसंख्यक की, तो जो अल्पसंख्यक होता है वो हर उस मौके को तलाशता है जहां पर वो अपनी बात को जोरदारी से कह सके। तो चूंकि वो अल्पसंख्यक कहे जाते हैं और हैं भी, तो जब भी कभी चुनाव होते थे तो वो लोग अच्छी तादाद में निकलते थे, लाइन लगाते थे। बिल्कुल, मतलब जो, अगर इसको कहना नहीं चाहिए, हम लोग तो कभी आज तक अब इस तरह की चीजें मुंह से निकाली नहीं पूरे पत्रकारिता के जीवन में, कि कुछ हिंदू वोट भी होता है, कुछ मुस्लिम वोट भी होता है, लेकिन अब वो बड़ा आम हो गया वो चीज। तो इस
मोहल्लों के कंपैरिजन में वहाँ हमेशा से लाइन लगा के आपको वोट दिए आपको याद होगा नूर जी, 1984 का यहाँ इलेक्शन हुआ था। जी नरेश चंद्र चतुर्वेदी कांग्रेस से लड़े थे, सोमनाथ शुक्ल बीजेपी से लड़े से थे, याद है। और एक कट्टरपंथी मुस्लिम जो यहाँ के नहीं थे मुस्लिम लीडर, वो आकर यहाँ से चुनाव लड़ गए। और आपको बिल्कुल याददाश्त होगी, तेज होगी कि जब सवेरे वोटिंग हुई तो एक हवा से उड़ गए, अरे साहब लंबी लंबी कतारें लग गई, लंबी लंबी। आप समझ लीजिए कि उसका रिएक्शन क्या हुआ कि नरेश चंद्र चतुर्वेदी तो जीत ही गए और सोमनाथ शुक्ल के बस्ते बंद हो गए थे और सब वो जाकर के पूरी तरीके से हाँ, वो रिपरकशन हमेशा देखने में आता है, हमेशा, वो रिएक्शन रिपरकशन हमेशा ये है, वो होता है, ये इसमें दो राय। वो फिर 70,000 वोट में सिमट करके रह गए थे, जिनको ये था कि नहीं साहब वो तो बिल्कुल जीत के जाएंगे अब के यहाँ से। तो ये भी सब होता है और यही तो ध्रुवीकरण और ये जो चुनाव में सब चल रहा है उसी पीछे अब लोग पीओके आ गया। अब वो बड़ी शंकरैया ने कब एटम बम की बात की, अब उसे एटम बम को लेकर के पीओको का भी साथ शुरू कर दिया। तो अब ये है, राजनीति है, तो क्या किया जाएगा। तो चलिए इसी बीच चर्चा को थोड़ा सा विराम करेंगे क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर से। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जीआईसी इंटर कॉलेज चुन्नीगंज के बाहर जमा भीड़ को खदेड़ा गया। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, जहां जीआईसी इंटर कॉलेज चुन्नीगंज के बाहर जमा भीड़ को खदेड़ा गया। जीआईसी मैदान में काफी संख्या में एकत्र थे लोग। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, मतदान करने के बाद भी यहां पर जमा थी भीड़। जीआईसी में निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस कमिश्नर ने जताई नाराजगी। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर कानपुर के जीआईसी मैदान के बाहर खड़े लोगों को खदेड़ा गया। पुलिस ने लोगों को अनावश्यक भीड़ न लगाने की दी हिदायत। सभी जगह शांतिपूर्वक चल रहा मतदान, पुलिस कमिश्नर का यह बयान सामने आया है। इस वक्त ये बड़ी खबर कानपुर से, जहां जीआईसी इंटर कॉलेज चुन्नीगंज के बाहर जमा भीड़ को खदेड़ा गया। अनावश्यक रूप से यह भीड़ वहां पर जमा थी, काफी संख्या में एकत्र थे वहां पर लोग, जिन्हें पुलिस ने वहां से खदेड़ा है। मतदान करने के बाद भी यहां पर भीड़ जमा थी। कि सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। हम लोग जो मानक है उनका इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। इसमें जो नियम है कि सभी लोग अपने परिचय पत्र लाएं वोटिंग के लिए। 200 मीटर के अंदर में कोई आवागमन ना हो। यहाँ पर कुछ लोग, चूँकि ऐसा स्ट्रक्चर है और सहूलियत के लिए पास आने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ भी लगाए थे, उसको भी दूर किया जा रहा है। परंतु पूरे ज़िले में शांतिपूर्ण ढंग से और सुचारू ढंग से मतदान चल रहा है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। अब करीब करीब घंटा भर रह गया है मतदान समाप्त होने में। मुझे उम्मीद है कि ये सफलतापूर्वक ये ख़त्म हो जाएगा और हम लोग उसके बाद हम लोग ईवीएम बॉक्सेस के डिपोजिशन पे फोकस करेंगे। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जीआईसी इंटर कॉलेज कानपुर में चुन्नीगंज के बाहर भीड़ इकट्ठा थी, जिसे पुलिस ने खदेड़ा। तो लगातार आपको हम खबरें देते जा रहे हैं। आज चौथे चरण के मतदान से जुड़ी, उसी वक्त साथ में हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल यहां पर मौजूद है। तो चलिए रुक करते हैं उसी चर्चा की तरफ, जहां पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। जिस तरीके से हम बात करें अनूप जी, लगातार मुस्लिम मतदाताओं की बात की जा रही है और बात जब हिंदू मतदाता की आती है तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया और उस रोड शो से दोनों लोकसभा को साथ देने के साथ साथ कन्नौज को भी मैसेज दिया, इटावा को भी मैसेज दिया और साथ के जो आसपास के जो भी लोकसभा सीटें थी उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश की। क्या उस एक मैसेज का, क्या आपको लगता है कि रिएक्शन कुछ अच्छा होगा? क्या बीजेपी के खाते में इस बार कुछ वोट प्रतिशत बढ़ेगा? देखिए, बीजेपी का जो चुनाव है वो तो अब ले दे के नरेंद्र मोदी और योगी दो ही चेहरों का चुनाव रह गया है जी। तो अब जब आएंगे कुछ बोलेंगे तो उसका रिएक्शन तो होगा, लेकिन अब वो इस बार एक चीज रोड शो में देखने को मिली कि सिर्फ 1 किलोमीटर का रोड शो था और वो रात के अंधेरे में हो गया। जब रोड शो शुरू हुआ तब तक अंधेरा हो चुका था और उनको मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि फ्लाइट
यहाँ से टेक ऑफ करने में रात में दिक्कत होती है, तो इसलिए वो छोटा कर दिया गया हो। लेकिन वो जो इम्पैक्ट मेरे हिसाब से जो आना चाहिए था, वो इम्पैक्ट तो उस रोड शो का नहीं आ पाया। मतलब अब अगर वोट मिलेगा तो रमेश अवस्थी को तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वो मोदी के नाम पे ही मिलेगा। नहीं, लेकिन जिस तरीके से उदासीनता देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं अनुराग जी, इसमें हम एक संशोधन जी 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 एक्चुअली में रोड शो का जो असल में फायदा हुआ वो देवेंद्र सिंह भोले को हुआ है। मतलब ये अंदर की बात खुले रूप में है। रमेश अवस्थी को तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ है। एक्चुअली में एयरपोर्ट से निकलते ही जब भीड़ देखी मोदी ने, तो मोदी जो है चकेरी एयरपोर्ट के जैसे ही सड़क पे आए हाईवे के सर्विस लेन पे, वैसे ही वो गाड़ी के बाहर आ गए। तो पीएसी लेन तक, पीएसी मोड़ तक तो उन्होंने पूरा भोले ने तो पूरी जो पब्लिक थी वो तो पूरी भीड़ थी, तो उसका तो पूरा इम्पैक्ट था। भीड़ थी काफी, लेकिन अगर शहर लोकसभा सीट का देखा जाए तो उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। गुमटी से वो सीधे संतनगर चौराहे तक चले गए, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा शहर सीट पे। लेकिन हाँ, अकबरपुर की सीट पर उसका फायदा हुआ है और लंबा रोड शो हुआ है, करीब 6.5 किलोमीटर का इस फायदा मिला है भोले को। तो लेकिन भोले की साथ ये है, दिक्कत ये है कि भोले कोई पुराना चेहरा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी इस चुनाव में आ रही है कि तमाम लोगों के मतदाता सूची से नाम गायब है, और वो ऐसे गायब हैं, मुस्लिम्स के परिवार में अगर 12 वोट हैं तो उनके 6 वोट काट दिए गए। हिंदू में अगर 10 वोट है तो उसमें 2 वोट काट दिए गए। तो इस तरह से ये दोनों जगह, अकबरपुर और कानपुर शहर, दोनों लोकसभा में ये हुआ है, और ये बहुत बड़ी संख्या में हुआ है। ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर जगह हो रहा, बाबूपुरवा में भी हुआ है, श्यामनगर सुजातगंज में भी हुआ है, चमनगंज में भी हुआ है। इसकी कंप्लेंट्स बहुत आ रही हैं, डीएम के पोर्टल पे भी बहुत आई है। अब तक अगर एवरेज हम 2 बजे तक करीब 4000 इस तरह की शिकायतें वहां दर्ज की जा चुकी थी कि हमारे यहाँ आधे वोट गायब है और आधे वोट हमारे हैं। तो ये भी एक मुश्किल है, लोग पता करने जा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि हमारा वोट है कि नहीं है। तो ये एक और मुश्किल आई है। और जहां तक अनूप जी ने बताया ना मुस्लिम वोट्स का, तो मुस्लिम वोट का तो फायदा तो मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, आज वाराणसी की अगर हम बात करते हैं, वाराणसी में उनका रोड शो जो है प्रधानमंत्री का, वो इस समय शुरू हो चुका है। उनके साथ सीएम योगी भी वहां पर मौजूद हैं और 6 किलोमीटर का ये रोड शो है। वाराणसी सीट पर भी इस बार जब चुनाव होगा ना, जब मतदान होगा, तो आप ये मानते होंगे कि वहां पर मुकाबला इतना हल्का नहीं माना जाएगा। इसलिए क्योंकि अब कहते हैं ना कि जब माहौल कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि रमेश अवस्थी की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर साहब भी जानते हैं, अनूप सर भी जानते हैं हमारे साथ, कि रमेश अवस्थी के नाम को लेके बड़ा सस्पेंस है लोगों के मन में। कहीं ना कहीं उनको बाहरी विपक्षी पार्टियां जो हैं, इंडी गठबंधन जो, वो लगातार बाहरी प्रत्याशी बताता आ रहा है। आज भी हमने सुना सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी उनको कह रहे हैं कि उनका वो तो परसों निकल जाएंगे, उनका टिकट हो जाएगा, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं है यहाँ पर। तो ये जो बाहरी और अपनेपन की बात जो लगातार की जा रही है, आलोक मिश्रा को लोग बता रहे हैं कि स्थानीय नेता हैं और स्थान की नेता का फायदा बहुत ज्यादा मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा समीकरण, क्योंकि अब सपा और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में है, तो मुस्लिम वोटर्स जो है भटकने की जरूरत तो है नहीं, जैसा अनूप जी कह रहे थे? नहीं, मुसलमान वोट तो एक ही तरफ जा रहा है, वो इंडी अलायंस को पूरा मिल रहा है वोट, जितना भी पड़ेगा सब पूरा उनको मिलेगा। और अनूप जी कहे भी रहे हैं, ये बात उनकी बात बिल्कुल सच है और ये प्रैक्टिकली दिख भी रहा है। अगर ये किसी को भ्रम हो कि हमको वोट मिल जाएगा, तो ये भ्रम वो भ्रम ही रहेगा। मुस्लिम वोट्स पूरे शहर का, अकबरपुर का, इवन दैट उन्नाव, कन्नौज, मिस्री डिस्ट्रिक्ट पे सारा वोट इंडिया अलायंस को जा रहा है। ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दिख रहा है। और क्लियर पब्लिक जो मुस्लिम वोट मतदाता है वो भी अपना जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी पूरी ओपनली वो शो कर रहे हैं कि हम एक ही तरफ वोट कर रहे हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बिल्कुल साफ सुथरा है ये। अब ध्रुवीकरण का फायदा आप जो कह रहे हैं कि हिंदुओं को मिल सकता है, मुझे तो नहीं लगा बहुत ज्यादा कि हिंदुओं की तरफ से कोई सेंसेशन है। वो बस एक फॉर्मेलिटी हो रही कि वोट डालना है तो हमें वोट डालना है। अब जीत हार का भी बहुत ज्यादा उसका असर नहीं हो, मतलब ये नहीं कि लाखों की वोटों से कोई जीत हार हो रही है, कुछ हजार वोटों से जीत हार होगी, ये बिल्कुल क्लियर कट है। ये चुनाव बिल्कुल अलग तरह का है। 14-19 के से अलहदा ये चुनाव हो रहा है। इसमें कोई उत्साह नहीं है, कोई वो नहीं है, एक फॉर्मेलिटी जिस तरह से पब्लिक में होती है वो की जा रही है बस।
अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से इस समय हमने देखा कि अभी पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, तो दोपहर में 3 बजे तक 66.05% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ है। एक सबसे बड़ा आंकड़ा है जो 10 राज्यों में 96 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो पश्चिम बंगाल का है। डॉक्टर साहब, पश्चिम बंगाल की जब बात होती है तो सीधी टक्कर वहाँ पे ममता बनर्जी की टीएमसी से है बीजेपी की, क्योंकि वहाँ पर और कोई गठबंधन नहीं है, क्योंकि सिर्फ टीएमसी मैदान में है। क्या लगता है, क्योंकि जब इंडी गठबंधन को हम देखते हैं तो कहीं पर वो साथ हैं, कहीं पर साथ नहीं हैं, लेकिन जब एक दूसरे की बात आती है तो ताल ठोकते नजर आते हैं। ऐसे में बीजेपी को कितना बड़ा झटका वहां मिल सकता है? क्या बीजेपी जो है टीएमसी की अगर हम बात कर लें तो वहां टीएमसी के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? देखिए, अगर सेंध लगाई होती तो पिछली बार जो है उसके जो कैंडिडेट हैं वो बढ़ते कैसे जी। विधानसभा में भी उनकी स्थिति अच्छी रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में डू एंड डाई की है, करो या मरो, और टीएमसी के लिए उसके अस्तित्व की लड़ाई है। वहीं बीजेपी भी वहां पर अपना सब कुछ कैनवास लाने के लिए भी युद्ध स्तर पर संघर्ष कर रही है। इसीलिए वहां पर आप देखिए वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है, वहां पर हिंसा भी हो रही है, वहां पर यह भी आरोप लग रहा है वो टीएमसी के गुंडे हैं। आज भी वहां पर यह हुआ कि बम से एक टीएमसी कार्यकर्ता को मार दिया गया, आरोप लगा सीपीआई है। अच्छा, वहां पर टीएमसी क्या दिक्कत क्या है, मायावती के बाद जो दूसरी नेता बनी ममता बनर्जी मुखर होकर के, तो ममता बनर्जी ने क्या किया कि उनके सामने दोनों दुश्मन थे, एक तो वामपंथी और दूसरे कांग्रेस। अब वो दोनों को ही, अब वो चाहती थी हमारे मर्जी पे चलो तो 2 सीटें तुमको देंगे, लेकिन वो स्वीकार नहीं थी उनको। इसीलिए वहां पर ये, तो वहां पर टीएमसी और बीजेपी के सामने वही बात है ना कि करो मरो। अब देखिए कहां तक मामला चला गया, गवर्नर साहब पर आरोप लग गया। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास उसकी जो है पेन ड्राइव है, हम देंगे नहीं। तो ये सारे वहां पर ये हो गया कि राज्यपाल भवन से एक आदेश हो गया कि पुलिस अंदर आ नहीं सकती है। माने आप देखिए कितनी विषम परिस्थितियों में, और वहां पर पूरी प्रतिष्ठा लगी हुई है मोदी की, अमित शाह की। पिछले बार दीदी 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 कह करके वो रिएक्शन हो गया था, लेकिन इस बार फिर लगा हुआ है, इसलिए वहां का परसेंटेज तो बहुत ज्यादा हो रहा है। और एक बात मैंने जैसे भी बताया ना कि जहां पर जैसा, अब वहां पर मुस्लिम कार्ड भी देखिए तेजी के साथ चल रहा है। और एक अभी 3 चरणों में एक रिपोर्ट आई है, चुनाव आयोग की ही ओर से आई है, उसमें ये कहा गया है कि जहां जहां पर मुस्लिम जो है बड़ी संख्या में रहा है वहां पर वोट का प्रतिशत बढ़ा है, और जहां जहां पर हिंदू ज्यादा रहा है वहां पर वोट प्रतिशत कम है। और इसका उदाहरण अपना संभल है, गुजरात है, असम है, ये सब के आंकड़े आए हैं, और उस आंकड़े से दिखाया गया वहां पर भी वो सीए, अब देखे ना ममता बनर्जी सीए एनआरसी लाने नहीं दूंगी, वो कह रहे सीए तो कोई रद्द ही नहीं कर सकता, ऐसा चल रहा है। मोदी ने जो कल 5 गारंटी दी उसमें ये भी रामनवमी कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो वहां पर लड़ाई चल रही है उसके कारण वहां पर वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है, और वहां पर दोनों के लिए प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बिल्कुल। और आपको बता दें कि राजेश जी समय कम है, और समय कम होने की वजह से राजेश जी हमसे विदा लेना चाहेंगे। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद कम समय में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाराणसी से आपको बता दें कि वाराणसी से दर्शकों आपको बता दें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका रोड शो जो है वो आज वहां पर है। 6 किलोमीटर का ये रोड शो होगा, जहां पर थोड़ी ही देर में हम आपको सीधे ले चलेंगे वाराणसी, जहां पर रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि आज चौथे चरण का, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है। अभी अगर बात की जाए तो अभी भी मतदान जारी है, शाम 6 बजे तक मतदान चलता रहेगा। और मतदान की अगर बात करें तो 48.41% ये उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यूपी की 13 लोकसभा सीटों का आंकड़ा है, जहां पर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां पर कई जगह मतदान का बहिष्कार किया गया है, तो कई जगह मतदान अभी भी जारी है। अब धूप के कम होने के बाद से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है उसको सबसे ज्यादा देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रोड शो जारी है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो
इस वक्त जारी है। मालवीय चौक से ये रोड शो, प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो इस वक्त चल चुका है और करीब 6 किलोमीटर लंबा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा, क्योंकि कल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन अपना करने वाले हैं और भोले की नगरी में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। वहां पर जो आम जनमानस है, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, भारी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हैं, भारी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। तो आज वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी मेगा रोड शो कर रहे हैं। 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। आपको बता दें कि तीसरी बार चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीसरी बार वाराणसी से ये चुनावी मैदान में है और लगातार जब जब काशी पहुंचे हैं तो इन्होंने कहा है कि मैं मां गंगा का बेटा हूं और मां गंगा ने मुझे बुलाया है। तो उसी सिद्धांत को जीते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर मेगा रोड शो करते नजर आ रहे हैं और आम जन की पुकार, मोदी सरकार, इस तरह के जो नारे हैं वहां पर देखने को मिल रहे हैं। आम जनमानस चारों तरफ, भव्य स्वागत। इससे पहले वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। आम जनमानस देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, सत्कार, अभिवादन करने में लगा है। पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं और 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, जहां पर भोलेनाथ की नगरी में पीएम मोदी का ये भव्य रोड शो जारी है। कल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन अपना करेंगे। चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से ताल ठोक रहे हैं तीसरी बार। और आपको बता दें कि इंडी गठबंधन से कांग्रेस के टिकट पर अजय राय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सामने वहां पर चुनावी मैदान में है। तो आज भव्य रोड शो किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। हर आम और हर खास व्यक्ति वहां पर मौजूद, युवा वर्ग मौजूद हैं। सभी अपने चहेते नेता को, प्रधानमंत्री को देखने के लिए वहां पर मौजूद। 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिया है और उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटों का एक नारा उन्होंने दिया है। और आपको बता दें कि लगातार रोड शो और जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जहां पर जनता का अपार प्यार और समर्थन उनको मिल रहा है। 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, जहां पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, अपने प्रिय सांसद की एक झलक पाने के लिए। 6 किलोमीटर लंबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 6 किलोमीटर लंबा रोड शो तो आपको बता दें कि वाराणसी से पीएम मोदी का यह मेगा रोड शो आज जारी है। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन कर रहे हैं। अपने चहेते नेता को लोग पास से इस बार नजदीक से और देख रहे हैं। और आपको बता दें कि नारी शक्ति का सम्मान लगातार बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जाता है। और चुनावी रथ की जो रोड शो इनका हो रहा है, इस रोड शो के रथ की जो अगुवाई है वो इस बार भी नारी शक्ति कर रही है। नारी शक्ति आगे चल रही है। भारी जन समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार पिछले उनके 2 कार्यकालों से मिलता आ रहा है वाराणसी से। और तीसरी बार फिर से चुनावी मैदान में वाराणसी से टिकट पर वो लड़ रहे हैं, सांसद के टिकट पर वो लड़ रहे हैं। और लगातार भोलेनाथ की नगरी में वो इस बार फिर से पहुंचे हैं। आम जनमानस का आशीर्वाद और बाबा काशी विश्वनाथ का, और देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ साथ डमरू की निनाद के साथ वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिवादन किया जा रहा है। जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो योजनाएं हैं, जो उनके कार्यकाल में जो चीज़ें, उपलब्धियां हासिल की गई हैं, उसके वहां पर पोस्टर लगाए गए हैं और पुष्प वर्षा लगातार की जा रही है। वहां पर आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वाराणसी में अपना नामांकन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो की तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार से वहां पर मौजूद। तो आपको बता दें कि भव्य रोड शो मालवीय चौक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देख सकते हैं किस तरीके से भारी भीड़ वहां पर मौजूद है अपने चहेते नेता की, अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। हाथ हिलाकर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। सड़क के किनारे बैरिकेडिंग्स लगाकर लोग वहां पर मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा के घेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आम जनमानस के बीच जारी। तो आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन अपना करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ के नगरी यानी कि वाराणसी में हैं और 6 किलोमीटर लंबा रोड शो यहां पर किया जा रहा है। जन सैलाब उमड़ा हुआ है अपने चहेते प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। मालवीय चौक से ये रोड शो 6 किलोमीटर लंबा रोड शो आज चल रहा है। मेगा रोड शो कहेंगे इसे। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे अपना। और आपको बता दें कि आज जो रोड शो है, रोड शो के रथ पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो इस बीच आपको बता देते हैं कि 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो कितना क्या रहा है। बहराइच में 55.97%, धौरहरा में 62.72% मतदान, इटावा में 54.35%, फर्रुखाबाद में 56.93%। 5 बजे तक के ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। हरदोई में 55.73%, मिश्रिक में 54.37%, तो कन्नौज में 59.05%। ये आपको बता दें शाम 5 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है। जहां कानपुर में 50.91%। 5 बजे तक के आंकड़े शाहजहांपुर की अगर बात करें तो शाहजहांपुर में 51.52%, खीरी में 62.75% मतदान। सीतापुर की अगर बात करें, सीतापुर में 60.90%, उन्नाव में 53.97%। ये 5 बजे तक के आंकड़े। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का आज मतदान चल रहा है, जहां शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश की जो 13 लोकसभा सीटें हैं उन पर मतदान जारी। उनके आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। यहां पर जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, यूपी में 5 बजे तक 56.35% मतदान हुआ है। तो अब शाम को 5 बजे तक का ये आंकड़े हैं। अब आपको हम दिखा रहे हैं कानपुर में विधानसभा वार जो आंकड़े 5 बजे तक कानपुर लोकसभा सीट पर सीसामऊ विधानसभा में 53%। अभी तक पड़े हैं। आर्यनगर विधानसभा में सबसे कम 46.65%। कानपुर लोकसभा में 5 बजे तक 50.81% वोटिंग हुई है। तो किदवई नगर की अगर बात की जाए, किदवई नगर में 54.97%। गोविंदनगर विधानसभा की बात करें तो 50.76% वोटिंग। वहीं कैंट विधानसभा की अगर बात करें तो 49.19%।
ये शाम 5 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कानपुर में विधानसभा वार, जहां सीसामऊ विधानसभा में 53.00% वोटिंग हुई है। तो कानपुर में आपको बता दें कि 50.81% कानपुर लोकसभा सीट पर पड़े हैं और विधानसभा वार में आपको दिखा रहे हैं जहां 46.65% के साथ आर्यनगर विधानसभा में सबसे कम मतदान। और अब अकबरपुर लोकसभा की तरफ हम रुख करेंगे, जहां पर लोग अकबरपुर रनिया विधानसभा में सबसे ज्यादा 60.34% मतदान पड़े हैं। वहीं बिठूर की अगर बात करें तो बिठूर में 60.26% एकदम से उछाल आया है। घाटमपुर विधानसभा में 56.31% का मतदान शाम 5 बजे तक। महाराजपुर विधानसभा की अगर बात करें तो 52.70% 5 बजे तक के ये आंकड़े। जहां कल्याणपुर की अगर बात करें, कल्याणपुर में सबसे कम 47.69% मतदान। तो शाम 5 बजे तक के ये आंकड़े। अकबरपुर लोकसभा में जो आंकड़े हैं बता रहे हैं वो 54.82%। तो लगातार आपको बता रहे हैं हम शाम 5 बजे तक जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उसमें शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश की जो 13 लोकसभा सीटें हैं उनमें 56.35% की वोटिंग हुई है। और जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों पर भी हमसे एक चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से रोड शो कर रहे हैं अनूप जी, और लगातार वही कहानी है कि तीसरी बार फिर से वहां पर चुनावी मैदान में, लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा सा वहां पे बदला हुआ रुख वहां पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि किन्नर महामंडलेश्वर की अगर बात करें तो वहां से वो भी चुनावी मैदान में हैं, और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो खुद अजय राय वहां पर चुनावी मैदान में। क्या आपको लगता है सर कि इस बार इतना आसान राह नहीं होने वाली है प्रधानमंत्री के लिए, या आसान राह है फिर से? नहीं, कोई नरेंद्र मोदी कि लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसा कोई कठिनाई उनके लिए नहीं है। लेकिन हाँ देखिए, अब अभी बात हो रही थी रोड शो की, जो कानपुर के रोड शो के और इस जो बनारस रोड शो का, इसकी तुलना अगर आप करें, इम्पैक्ट की बात करें अगर आसपास के इलाकों के लिए, सिर्फ उस पर्टिकुलर सीट के लिए नहीं, तो यहाँ पर जो दिन में है तो यहाँ पर दिखाई दे रही है भीड़। कानपुर में कैमरा विजन कितना कवर कर पाएगा, कितनी दूर देख पाएगा? तो ये जो आसपास की सीटों पे इम्पैक्ट की बात थी कानपुर वाले रोड शो में, और इस रोड शो में जो फर्क आ रहा है वो यही है कि अगर वही रोड शो यहाँ पर 12 से और 3 बजे 4 बजे के बीच में होता तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट अकबरपुर में भी जाता, उन्नाव में भी जाता, और आसपास की जो लोकसभा सीटें उनमें भी जा सकता था। तो वो जो इम्पैक्ट नहीं हो पाया इस यहाँ के रोड शो में, और यहाँ का जो रोड शो है इसका इम्पैक्ट देखिएगा आसपास की सीटों पे भी पड़ेगा। नहीं, लेकिन एक चीज आप गौर करिए, जो अभी 5 बजे तक के आंकड़े आए हैं कानपुर में, अगर बात करें कानपुर लोकसभा सीट की, हाँ। तो 50.81%, और दूसरी तरफ अकबरपुर अगर लोकसभा सीट की हम बात कर लें तो वहां पे 54.82%। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है अकबरपुर लोकसभा सीट का ऊपर ही दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। वही बात आई ना जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ग्रामीण इलाकों में लोग बाहर निकले हैं, लाइन लगाई है, वोट दिया है। अब एक हल्का सा कंट्राडिक्शन आपको देखने को लगेगा, जैसे हम लोग जो अभी डिस्कस हो रहा था कि मुस्लिम इलाकों में लाइन लगा के मतलब वोटिंग हुई है, तो अगर आप देखेंगे तो जो आर नगर है जी, वो मुस्लिम बहुल सीट है, वहाँ सबसे कम है जी, है ना। और उसके बाद दूसरा नंबर आ रहा है कैंट का शीशागो में, तो फिर भी थोड़ा सा 49.19 कैंट में भी कम है जी, है ना। और उसके अगेंस्ट अगर आप इधर देखेंगे तो जो किदवई नगर गोविंद नगर में 54.97 है ना। किदवई नगर और गोविंद नगर के में कंपैरेटिवली ज्यादा वो जो एक डिस्कशन था लाइन लगा के, और ये तो इस डिस्कशन जो माउथ पब्लिसिटी होती है उसका रिपरकशन यहाँ पर आपने देखा, फायदा भाजपा को मिल सकता है। वही बात है। लेकिन अगर हम बात कर लें थोड़ा सा डॉक्टर साहब, अकबरपुर जो लोकसभा है उसमें जो अकबरपुर रनिया है उसमें 60.34%, और बिठूर में सबसे एकदम तेजी से उछाल आया तो
क्योंकि दोपहर में 3 बजे तक 50.27% का आंकड़ा था और 5 बजे का ये जो आंकड़ा उछाल मार के 60.26% बिठूर में पहुंचा है। फिर वही बात सामने आ रही है। क्या बिठूर का अगर बात कर लें तो बिठूर एरिया हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर देखा था कृषि बाहुल्य एरिया है और उतना शहरीकरण नहीं है वहाँ पे, लेकिन जिस तरीके आंकड़े हैं अकबरपुर, रनिया और बिठूर के, वो आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए एक बात आप देखिए, जी। अगर आप 3 बजे से 5 बजे के बीच में अंतर देखें, चाहे बिठूर का देख लें चाहे किसी का, तो अधिकांश जो क्षेत्र हैं वहाँ पर 10% वोट बढ़ गया है। जी। अब आप देखिए जो यहाँ 41 पॉइंट था लेकिन 50.81 हो गया, इसमें एक हो गया है इसमें कानपुर में। जी। तो ऐसे ही बिठूर में भी थे, उस समय 40 और 42 के था, जी। एकदम 50% में जाकर के बढ़ गया, 10% बढ़ गया। लेकिन ये वो क्षेत्र है, ऐसे ही 50% रनिया में था तो भी बढ़ करके 60 के लगभग। 50.70 था। हाँ तो वही बस वही देखिए एवरेज चल रहा, वही चल रहा। तो वही बात है ना कि वो ग्रामीण इलाका ग्रामीण इलाका होता है, जातिगत वही कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर ऐसे हों जो लोग बाहर निकले हों कि कम मैंने कहा पड़ोगा, बाहर निकलो। जातिगत जाति, जैसे बिठूर में ठाकुर बाहुल गांव होते हैं, ठाकुर पाल बाहुल बाहुल है, गांव होते जैसे हैं। वहाँ पर ठाकुर बाहुल था और दूसरी उनकी एक अजीत सिंह सांगा की एक प्रतिष्ठा भी लगा दी गई थी। हाँ। क्योंकि पहले वो नाराज चल रहे थे, जी। लेकिन मुख्यमंत्री ने और सबने कहा तो उनकी प्रतिष्ठा भी लगी कि अगर कहीं कोई चूक हो गई तो मेरे भविष्य के लिए होगा, तो एकदम वो हो गया। तो इस तरीके में जातिगत आधार पर रनिया में भी जो है, अगर आप देखिए ग्रामीण इलाका है तो वहाँ पर इसी प्रकार से आप देखिए घाटमपुर में जहाँ पर 36% और 46% चल रहा था, वो एकदम 56 आ गया, 10% वहाँ भी बढ़ गया। तो ये जो जातिगत क्वेश्चंस है उसके आधार पर ये साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 10% का इजाफा हुआ है और शहरों में चाहे उतना इम्पैक्ट पड़ा हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसका इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन डॉक्टर साहब खीरी की अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा 13 लोकसभा सीटें जो हैं उनकी बात कर लें, खीरी में जो टेनी वहाँ पर बीजेपी की चुनावी मैदान में है, उनसे थोड़ा बहुत नाराज़गी जो है, हम जानते हैं कि क्या मुद्दा रहा है, किस तरह का माहौल रहा है ना, उतनी नाराज़गी के बावजूद वहाँ पर अगर हम वोटिंग प्रतिशत देखें तो 62.75% वोटिंग है। तो क्या माना जाए कि क्या ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, जो लोग निकले हैं बाहर 62.75% जो वहाँ पर वोटिंग कह रही, क्या वो अजय मिश्रा टेनी के विरुद्ध जा सकती है इस बार? नहीं, जा भी सकती है। और दूसरी चीज ये है कि जाती हुई कम दिखती है जी। कारण क्या है कि वो भी एक ऐसी सीट है जहाँ पर टैनी का एक तरीके से वर्चस्व है। कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहाँ पर आला कमान को भी सोचना पड़ता है, जैसे केसरगंज की ब्रजभूषण वाली सीट थी। जी। अब वो नहीं चाहते थे कि इनको दिया जाए टिकट, क्योंकि शिक्षा भी खराब हो रही थी, लेकिन मजबूरी में ऐन वक्त पे राजी करके उनके बेटों को दे दिया गया। तो ऐसे जो टैनी है ये बिल्कुल सही है, लेकिन टैनी का वहाँ पर एक वर्चस्व है, तो उस कारण भी ये है कि जो ये घटना हुई है उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ेगा। अब जो सिख समाज है वहाँ पर और जो किसानों में भी सिख समाज है, वो इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उतना इम्पैक्ट जो है वो नहीं दिखाई देगा। हाँ बोलिए। लेकिन उसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे कि अभी गृह मंत्री अमित शाह वहाँ गए थे और उन्होंने टेनी के ऊपर हाथ रख के कहा था कि मैं इसको बड़ा आदमी बनाऊंगा। बड़ा हम देखिए, तो एक हमें लगता है कि वो जो प्रतिष्ठा लगाई अमित शाह ने, हाँ, उसको हम हो सकता है कि वहां के कार्यकर्ताओं को पेश कैसे गए हो कि निकलो बाहर और मैक्सिमम वोटिंग कराओ, तो हो सकता है ये बड़ी वोटिंग टेनी के पक्ष में जाए। दैनिक पक्ष में वही मैं कह रहा था कि ये ऐसा नहीं है कि उनके विरुद्ध जाए, वो टैनी के पक्ष में जा सकती है। और वहां पर भी एक ये क्या उनको नहीं मालूम था कि उनका बेटा है आशीष और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है सब कुछ, लेकिन फिर क्यों आपने दिया? इसलिए दिया कि आपको मालूम है कि टैनी का वही नहीं चलेगा, आस-पास के सीटों पर भी उसका प्रभाव है, जिस कारण उसको दिया गया और उसका लाभ मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब अगर बात कर लें, अगर हम आज श्रीनगर की बात कर लें, क्योंकि आज श्रीनगर में भी चुनाव चल रहा है और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि 25 साल का रिकॉर्ड वहां पर टूटा है। अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें है महज 29.93%, 3 बजे तक का ये आंकड़ा है, लेकिन 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो क्या इसे ये मान लिया जाए कि धारा 370 की जो बात की जाती मंचों से कि हमने धारा 370 को खत्म कर दिया और विपक्ष लगातार कह रहा है कि 370 हम वापस लेकर आएंगे, तो इन मांगों के बीच में जो 5 साल, ये जो पिछले 25 साल का रिकॉर्ड टूटा, इसको किस तरीके से देखेंगे?
मुझसे पूछा। जी सर। हाँ, निश्चित रूप से धारा 370 का कितना प्रभाव था कितना नहीं था वो तो बात की बात जी है। जी। बाद में तो लोग ये तक कह रहे थे कि धारा 370 बेकार हो गई है और ये सब कुछ है, लेकिन जिस बीजेपी ने, जनसंघ ने बहुत पहले अपना वादा किया था 370 हटाएंगे, 370 और एक विधान और एक झंडा नहीं होना चाहिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम, और जितने धमाके से अमित शाह ने किया 370 हटा दिया, उसका तो इम्पैक्ट पड़ा। और ये भी लोगों ने देखा कि वहाँ पर जो पत्थरबाजी होती थी, वहाँ पर जो हिंसा होती थी, वहाँ पर उसका भी एक रोकथाम हुई है। तो आम जन बाजारें खुलने लगी है। लाल चौक जहाँ पर कहते थे वहाँ दूसरे प्रकार की लालिमा रहती थी, आज वहाँ भी खुशहाली है। तो फिर जनता भी निखर के आई है, वोट दे रही है। तो बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अनूप जी और डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ थे। हमने जानने की कोशिश की आंकड़े जो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, और आंकड़े अभी भी, क्योंकि 6 बजे का वक्त अभी भी बाकी है, अभी भी 1 घंटा कम से कम कुछ मिनट बाकी हैं चुनावों में। अगर बात की जाए तो क्या कुछ चरण रहेगा ये तो देखने वाली बात होगी, और फिर से आंकड़ों के साथ हम आपके साथ मौजूद होंगे। लेकिन फिलहाल ABC न्यूज़ में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी।